हेलो। डेबिट क्रेडिट क्लास में आप लोगों को स्वागत है। मैं अभिजीत। आज क्लास 11th का प्रोविजंस एंड रिजर्व ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये कम्प्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें कोई शाम नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसको अगर इग्नोर करोगे तो सिर्फ 11 में नहीं, 12th आगे सीए, बीकॉम, एमकॉम जो भी करोगे सब में दिक्कत होगा, क्योंकि प्रोविजन और रिजर्व जो दो टर्म्स है ये अकाउंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो आप लोग बहुत ध्यान से आज का क्लास करना। आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। पहले हम बताते हैं प्रोविजंस क्या है। प्रोविजंस इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट which is retained to or kept aside to meet some known and expected contingencies, the amount of which cannot be ascertained with. तो प्रोविजन क्या है? प्रोविजन है प्रॉफिट का एक पार्ट है। इट्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। कंपनी का टारगेट क्या है? प्रॉफिट मोटिव होता है, प्रॉफिट और लॉस कुछ भी होगा। तो जो प्रॉफिट का एक पार्ट होता है प्रोविजंस, तो प्रोविजंस इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज retained or kept aside to meet some known and expected contingencies. हमें पता है जी ये contingencies हो सकते हैं, जैसे बैड डेब्ट्स कुछ हो सकते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन कुछ वैरी हो सकता है, इसके लिए हमें या टैक्सेशन कुछ ज़्यादा हो सकता है, इसके लिए हमें एक प्रोविजन बनाना है। तो वो हम कहाँ से बनाएंगे? प्रॉफिट से बनाएंगे। तो aside to meet some known and expected contingencies, जिस contingency को हम जानते हैं, जैसे बैड डेट, जैसे टैक्स, ये सब होगा, लेकिन कितना अमाउंट होगा हम नहीं जानते। द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी असर्टेन। मैं अमाउंट नहीं जानते कि कितना अमाउंट होगा, लेकिन होगा। कुछ हमें बैड डेट पे करना है, कुछ हमें प्रोविजन ये करना है, डिप्रिसिएशन ज़्यादा हो सकता है, टैक्स ज़्यादा हो सकता है, ये सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये हम क्या करेंगे? प्रॉफिट से एक पैसा काट के रख देंगे एज ए हेड प्रोविजन। अब उसी हेड से हम ये खर्चा करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट खर्चा पता नहीं है, तो एक अप्रोक्सीमेटली एक कैलकुलेशन करके हम एक निकाल लेंगे अमाउंट। वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए, वहाँ डेबिट कर देंगे। तो फिर देखो, प्रोविजन इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट का एक पार्ट है, तो ये चीज ध्यान रखना, इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट which is retained or kept aside to meet some known and expected contingencies. ये देखो, ये known and expected contingencies है, ठीक है। फिर देखो, the amount of which cannot be ascertained with, इसका जो अमाउंट है ना, ये हम आसान, ये हम पहले से ही पता नहीं चलते हैं ये कितना अमाउंट होगा, ठीक है, समझ गया। तो प्रोविजन क्या है? प्रॉफिट का एक पार्ट है जो हमने अलग से कट के रखते हैं। इसलिए रखते हैं कि एक्सपेक्टेड सम नोन आइटम्स, जो हम जानते हैं जी ये नॉन कॉन्टिजेंसी ये होगा, लेकिन कितना अमाउंट होगा वो नहीं पता है। इसलिए हम एक कुछ पैसा प्रॉफिट से कट के रख देते हैं फॉर सेफ्टी ऑफ द कंपनी। तो जैसे एग्जांपल देखो, प्रोविजन पर डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन कितना होगा वो हमें पता नहीं है, इसलिए हम कुछ पैसा प्रॉफिट से कट के प्रोविजन में रखते हैं। नंबर 2, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स। जैसे मशीन है, फर्नीचर है, उसको रिपेयर करना है या रिन्यूअल करना है, तो उनके लिए भी कुछ पैसा कट के रखना पड़ता है प्रोविजन अकाउंट में। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, अगर उसमें कुछ ज़्यादा हो गया टैक्स तो कहाँ से देगा? उसके लिए भी एक प्रोविजन क्रिएट करते हैं। कैसे प्रोविजन क्रिएट करेंगे? प्रॉफिट से पैसा काट के, सपोज 10,000 प्रॉफिट हो गया, हमने प्रॉफिट दिखाएंगे 6,000, 4,000 जो है ये हमें एज ए प्रोविजन प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स,
सैलरी क्रेडिट, सैलरी डेटर्स जिसको हमने माल बेचा है उससे पैसा मिलेगा, क्रेडिट सेल किया है माल मिलेगा सैलरी क्रेडिटर्स पैसा। लेकिन कुछ हमारा डाउट है, जो कुछ डेटर्स भाग गया होगा या कहीं चला गया, इसको उसको पता नहीं चल रहा है, तो पैसे नहीं भी मिल सकते हैं, डाउट है। तो हमें ये नोन है कि पैसा नहीं मिल सकते, उसके केस में हमें प्रोविजन करना है। एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जो डेटर्स है वो कुछ डिस्काउंट देगा कि नहीं देगा, देगा तो हमें पता है लेकिन कितना अमाउंट देगा पता नहीं है, तो उसके लिए हमें प्रोविजन करना है। तो ये सब चीज हमें, इसका एग्जाम्पल है प्रोविजंस का। एग्जाम्पल समझ गया? प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसके बाद प्रोविजन का एक फीचर्स होते हैं। फीचर्स मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो इस डेफिनेशन से ही ऐसे कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगा। ये आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिमाग में रखना है, ध्यान से रखना है कि कैसे हो रहा है। तो उस चीज हमें पता चल गया तो हम लिख सकते हैं। 3-4 पॉइंट है, ज्यादा नहीं है, सब डेफिनेशन में है। देखो, इट इज क्रिएटेड टू मीट ए नोन लायबिलिटी। एक नोन लायबिलिटी क्रिएट करने के लिए होता है। प्रोविजन इज ए चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको हम एंट्री करते हैं। मैंने बोला प्रॉफिट से कट के। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। इट इज क्रिएटेड टू मीट नोन लायबिलिटी। प्रोविजंस is a charge to profit and loss account. And third, the liability is known, but the amount of such liability cannot be ascertained with reasonable accuracy. हमें liability तो पता है, जो पहले हम बोला है कि क्या liability होगा, लेकिन उसका amount कितना होगा वो accuracy हमें पता नहीं है। वो हम एक कैलकुलेशन करके एक अंदाज से माने नियर बाई अमाउंट डालेंगे, तभी तो ट्रू एंड फेयर व्यू थोड़ा प्रॉफिट आएगा। एंड फोर्थ, क्रिएशन ऑफ प्रोविजंस इंश्योर प्रॉपर मैचिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। हमारा जो रेवेन्यू आएगा और जो खर्चा करेंगे तो प्रॉपर मैचिंग करने के लिए भी कुछ प्रोविजंस हम रखते हैं। प्रोविजंस क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। उसको हम लिख के रखते हैं कि कुछ जो रेवेन्यू आएगा और एक्सपेंस आएगा दोनों में मैच करने के लिए। नेक्स्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, मैं आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस समझा रहा हूँ। ये आपको है, नेक्स्ट क्लास में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको कोर्स में है, अलग चैप्टर है ना, प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब चैप्टर। ये क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। अकाउंटिंग प्रोसेस तो आप लोगों को पता है ना, क्या प्रोसेस है? आइडेंटिफाइंग एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, उसके बाद क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग, फिर इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। इंटरप्रेटिंग होता है ना, ये मतलब होता है जो कंपनी जो बिजनेस चला रहा है इसमें प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया वो निकालने के लिए। तो इस टाइप का एक हमें स्टेटमेंट, एक अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिस टाइप पता चलता है फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं, जिस दिन 31 दिसंबर और 31 मार्च जो भी है हम उसको लिख देते हैं। फॉर्मेट क्या है? डेबिट क्रेडिट, इस साइड डेबिट, इस साइड क्रेडिट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, ये लिख देते हैं। अब देखो, हमें एक ट्रायल बैलेंस पता है, हमें ट्रायल बैलेंस बनाया, हमें ट्रायल बैलेंस से पहले हम देखते हैं कितना कॉस्ट है और कितना सेल हो गया। जितना सेल हो गया ना और जितना कॉस्ट हो गया, दोनों में से सेल से कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। कुछ डायरेक्ट खर्चा है, जैसे डायरेक्ट फैक्ट्री में वेजेस दिया है, या जो माल परचेस किया वो लाने के लिए जो कैरेज आ गया, कैरेज इनवर्ड बोलते हैं उसको, ये सब खर्चा बाद देने, सब खर्चा निकालने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आते हैं उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। समझ गया ना? तो ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में ये ट्रांसफर होते हैं। बाई ग्रॉस प्रॉफिट इतना 6,000। सपोज मान लो ट्रायल बैलेंस से हमने क्या किया, पहले सेल्स अकाउंट निकाल लिया, अब परचेज अकाउंट निकाल लिया, दोनों का अंतर, और उसमें से माइनस कर दिया जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जैसे डायरेक्ट वेजेस, कैरेज इनवर्ड, जो माल परचेस कर गोडाउन में लाने के लिए खर्चा उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, उसको हमने माइनस कर दिया।
करने के बाद जो प्रॉफिट आया वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस में इधर आ जाता है। प्रॉफिट लॉस में कुछ खर्चा हम डालते हैं, जैसे किसी को इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जैसे सैलरी किसको पे किया वो डाल दिया, ओजेस किसको पे किया, ये इनडायरेक्ट वजह है। हाँ, डायरेक्ट वजह तो ट्रेनिंग अकाउंट में जाते हैं, ये इनडायरेक्ट वजह से आ गया। तो 5-2-7 हज़ार रुपये अपना खर्चा हो गया, और कहीं से हमें रेंट रिसिप्ट मिल गया 5 हज़ार। तो टोटल हमारा हो गया 6-5-11 हज़ार, और खर्चा गया 7 हज़ार। और हमारा बैड डेप्ट हो चुका है। बैड डेप्ट मतलब सारी डिटेल्स को हमने क्रेडिट सेल किया, डिटेल से पैसा मिलेगा, उसमें से हमें कंफर्म है कि 500 रुपये नहीं मिलेगा, कुछ भाग गया। और हमने और भी डाउट है कि हो सकता है 700 रुपये भी ना मिले, मिल भी सकता है ना मिले, इसलिए हम उसको प्रोविजन करा के, देखो ऐड प्रोविजन 700 प्रॉफिट लॉस पे चार्ज कर दिया। तो हमारा बैड डेट का टोटल खर्चा कितना हो गया? 1200। अब जो ये निकालने के बाद हमारा जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो इस साइड आते हैं, डेबिट साइड में। डेबिट नेट प्रॉफिट 2800। ठीक है, तो हमने एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें से हमको समझा दिया प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता क्या है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट इस टाइप का अकाउंट होता है, राइट साइड में इनकम और लेफ्ट साइड में खर्चा। अब एक बैड डेप्ट 500 रुपये हम कन्फर्म है, और ऐड प्रोविजन कर दे के 700 रुपये, और हमने प्रॉफिट से काट लिया कि हमें डाउट है कि 700 रुपया और बैड हो सकते हैं। तो टोटल हमारा बैड हो गया 1200 रुपया। तो प्लस माइनस करके हमें 2800 रुपया नेट प्रॉफिट आ गया। देखो अब थ्योरी देखो, प्रोविजन इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट इज जनरेटेड। मैंने पहले बताया, प्रोविजन इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज करते हैं। इज क्रिएटेड बाय डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट। देखो देखो हमने किया है ना, 700 रुपये चार्ज किया ना नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन करने से पहले, इसके बाद नेट प्रॉफिट आ गया 2800। ठीक है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या होता है? पहले होता है प्रोविजन इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट is created by debiting profit and loss account before calculating net profit। इसके बाद देखो बैलेंस शीट क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है, और बैलेंस शीट होता है कंपनी का पोजीशन है, मतलब किसी पर्टिकुलर में, इसलिए इसको हम लिखते हैं एज ऑन। देखो फॉर द ईयर नहीं लिखा, एज ऑन लिखा। एज ऑन माने किसी पर्टिकुलर डेट में, जनरली एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च या 31 दिसंबर बनाते हैं। ये कोई अकाउंट नहीं है, ये पोजीशन है। जैसे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना, एक्यूरेशन ले जाके एक्यूरेसी देखने के लिए, ऐसे बैलेंस शीट कंपनी का पोजीशन देखने के लिए, कौन सा पोजीशन कैश है। अब देखो इसमें क्या आते हैं पदे, पहले आते हैं कैपिटल, लायबिलिटी साइड में, ये लायबिलिटी साइड है, इसमें 4 कॉलम है, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। कैपिटल होता है लायबिलिटी, लायबिलिटी किसका? कंपनी का। ये मालिक ने पैसा डाला है, मालिक के लिए तो पैसा इन्वेस्टमेंट है, और कंपनी के लिए लायबिलिटी है कि पैसा मालिक को वापस करना है। तो 15,000 हो गया उनका कैपिटल, और प्रोविजन लेस करके हमारा 2800 नेट प्रॉफिट आया था, वही मालिक का पैसा है, तो 2800 ऐड कर दिया, टोटल हमारा मालिक का पैसा हो गया 17,800। इसको बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। मतलब इंटरनली ये पैसा हमें देना है, मालिक को वापस करना है, जो कंपनी वाइंडिंग ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट, करंट लायबिलिटी सन्ड्री क्रेडिटर्स। करंट लायबिलिटी मतलब होता है क्या? जिसको हमें इमीडिएट पे करना है। हमने परचेस किया माल उधार में परचेस कर पैसा देना पड़ेगा ना, उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब डिफरेंट क्रेडिटर्स, ABCD करके बहुत सारे क्रेडिटर्स है, सबको मिला के हो गया सन्ड्री क्रेडिटर्स। उसको हमें 4,000 रुपये पे करना है, इसे बोलते हैं करंट लायबिलिटी, 4,000 रुपये। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, इनकम टैक्स के ऊपर एक प्रोविजन देना है, इनकम टैक्स देना है। आप इनकम टैक्स में कुछ ज़्यादा देना है, तो हमें पता नहीं है, एक प्रोविजन हमने लायबिलिटी क्रिएट कर लिया 2,000 रुपये, तो नाम दे दिया प्रोविजन फॉर टैक्सेस 2,000। एसेट में क्या होता है? मेसरी अकाउंट, मेसरी एसेट होता है 2,000। सन्ड्री डेटर्स 5,000। देखो सन्ड्री डेटर्स मतलब जिसको हमने उधार में सेल किया, पैसा मिलेगा,
तो ऐसे 5,000 है और 700 रुपये जो है ना, इसमें से ये डाउटफुल है। इसके लिए हमने एक प्रोविजन क्रिएट किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखो 700 रुपये किया है ना, तो प्रॉफिट लॉस में उसको ऐड कर दिया, खर्चा दिखा दिया, और डेटर से वो कम क्योंकि डबल एंट्री है ना, एक जगह लेस होगा तो एक जगह ऐड होगा। अब ये दोनों ही देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, कैपिटल प्लस इनकम प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट प्लस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में ये लेस हो गया, एक्सपेंसेस में ये ऐड हो गया, एसेट्स में सैलरी डेटर्स में ये लेस हो गया। तो एक ही साइड में एक जगह लेस एक जगह ऐड, तो इक्वेशन बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो मान डेटर से ये पैसा हमें मिलना मुश्किल है, इससे हमें पहले लेस कर दिया 4,300, और इसके लिए हम लोग प्रॉफिट लॉस में प्रोविजन डाल दिया। क्लियर। एक स्टॉक है हमारा, स्टॉक में इतना पड़ा हुआ, ये भी एसेट होता है, और कैश इन हैंड भी एसेट होता है 5,500। तो ये हम देखा जो ये तो बैलेंस शीट इस टाइप का होता है, ये भी आपको कराएंगे आगे आगे जाके ना, आगे क्लास में बैलेंस शीट है तो करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, ये हम कम्युनिकेटेड करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं किसको, इंटरेस्टेड पीपल, जैसे मालिक हो गया, जैसे सैनिटेटर्स गवर्नमेंट एक्सेट्रा, ठीक है, कम्युनिकेटिंग करती है बैलेंस शीट। इससे पता चल जाता है कंपनी का पोजीशन कैसे है। इसमें अकाउंटिंग प्रोसेस हमारा जो शुरू होता है जर्नल से, जर्नल लिखा था बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, अब बैलेंस शीट बनाने के बाद ये कम्युनिकेट हो जाएगा तो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस पूरा हो जाएगा। ये इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। तो हमने क्या देखा, हमने देखा बैलेंस शीट दोनों साइड टैली हो गया, और ये टैक्स के लिए जो भी एक्स्ट्रा पैसा देना है उसके लिए एक लायबिलिटी हमने क्रिएट कर रखा है एज ए प्रोविजन, ठीक है। अब देखो थ्योरी में क्या बोल रहे हैं, ऑन द asset side by way of deduction from concerned assets, that is provision for doubtful, is shown as deduction from the amount of sundry debtors। जो चीज हमने बोला है वही थ्योरी में लिखा हुआ है। पहले एक थ्योरी में क्या बोला था, जे कुछ नॉन जो खर्चा है उसमें अगर हमें पता है कि कुछ खर्चा और ज़्यादा होगा, उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे एक खर्चा प्रोविजन पर, ये जैसे प्रोविजन पर बैड डेट एट प्रोविजन, मतलब ये हो सकता है, इसलिए हमने इसको खर्चा बढ़ा दिया। साथ के साथ हमने जो बैलेंस शीट बनाया वहाँ डेटर से ये 700 रुपया माइनस कर दिया, ठीक है। दूसरा क्या होता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, एक लायबिलिटी हमने क्रिएट किया, एक्स्ट्रा टैक्स पे करना है इसलिए 2,000 का। क्लियर। अब देखो वन द लायबिलिटी साइड अलॉन्ग द करंट लायबिलिटीज, ये करंट लायबिलिटीज आते हैं, मैंने बोला था सिंडिकेटर्स प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट लायबिलिटीज। तो ऑन द लायबिलिटी साइड along the current liabilities, that is provision for tax and provision for repairs and renewals, यहाँ provision for repair and renewals भी हो सकता है, ठीक है। हमारे ये हम एक ही एग्जाम्पल दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो समझ आ गया ना, तो आसान है ये। तो बैलेंस दोनों साइड टैली हो गया। तो प्रोविजन का ट्रीटमेंट आपको जो याद रखना है वो क्या है, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट से चार्ज करते हैं, और जो लायबिलिटी या खर्चा जो हमें नोन है लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं है, लेकिन ये होगा हमें पता है, हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं है, उसके लिए प्रॉफिट से कुछ खर्चा आप बचा के प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। जब वो खर्चा होगा तब तो वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आ रहा है रिजर्व। प्रोविजन और रिजर्व में बिल्कुल अलग है, ये ध्यान रखना। ये दो चीज को भी एक साथ मार्च मत करना। प्रोविजन कुछ है, रिजर्व कुछ है। प्रोविजन तो हो गया, समझ गया अच्छे तरीके से, 1 मिनट ब्रेक ले लो, आराम से समझो प्रोविजन का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोविजन। आगे जाके हर चीज में आपको प्रोविजन करना पड़ेगा। हाँ, जब आप प्रैक्टिकल किसी कंपनी में काम करोगे या पढ़ाई करोगे आगे, सब जगह प्रोविजन आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ रहा है रिजर्व पे, is the part of profit which is retained or kept
to meet some unknown and unexpected contingencies. देखो, retained or kept some unknown and unexpected contingencies. ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। ये नेट प्रॉफिट निकालने के बाद सपोज 10,000 नेट प्रॉफिट हो गया, उसमें से ही नेट प्रॉफिट से ही हमें 2,000 रुपया अलग से रख देते हैं एज ए रिजर्व। क्यों? सब अननोन एंड अनएक्सपेक्टेड कॉन्टिजेंसीज, जो हमें पता नहीं है, इससे हो सकता है फॉर सेफ्टी पर्पस कोई खर्चा अचानक आ गया तो क्या कहाँ से उसको मेकअप करोगे? अगर सारे प्रॉफिट तो बांट दिया नेट प्रॉफिट तो मुश्किल हो जाएगा। नेट प्रॉफिट से कुछ प्रॉफिट काट के, पहले प्रोविजन था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, पहले खर्चा बुक किया उसके बाद प्रॉफिट निकाला, और ये नहीं, ये पहले प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट से कुछ पैसा काट के हमें फंड में ले जाएंगे, उसको बोलते रिजर्व फंड। फिर देखो, इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का एक पार्ट है व्हिच इज रिटेन्ड और केप्ट aside to meet some unknown and unexpected contingencies in future. Firm creates reserves to secure the future reserve also. To secure the future, firms create reserves to secure the future. Future secure करने के लिए करते हैं। Reserve also referred as to undistributed or accumulated profits by the companies. ये क्या है? Undistributed profit है, और इसको हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट के पार्ट है ना, ये हम बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में दिखाए थे रिजर्व। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आया नहीं, अनएक्सपेक्टेड अननोन की कुछ कंडीशन आया नहीं, तो रिजर्व को मालिक को ही बांट देते। वही प्रॉफिट तो है, प्रॉफिट के पार्ट हम रखे थे फॉर सेफ्टी इन फ्यूचर। अभी कोई खर्चा आया नहीं तो मालिक के पास दो, खर्चा आया तो उससे एडजस्ट कर दो, ठीक है। अब रिजर्व का एग्जाम्पल है जनरल रिजर्व, workman compensation reserve, investment fluctuation reserve, capital reserve and dividend equalization reserve. इसका फीचर्स क्या है? फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। अमाउंट ऑफ रिजर्व when invested in outside securities it is known as reserve. जब कोई हम शेयर खरीदते हैं या मार्केट से कोई इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसका अनसर्टेन होता है, तो इसके लिए हम कुछ पैसा सेव करके रखते हैं, दैट इज कॉल्ड रिजर्व। रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ नेट प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट। मैं पहले ही आपको बोला, बार बार बोल रहा हूँ कि नेट प्रॉफिट से ये कट के और डिविजिबल प्रॉफिट जो प्रॉफिट हम बांटते हैं वही नेट प्रॉफिट को ही बांटते। नेट प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट बांटता होता है, नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट को जो प्रॉफिट हम पार्टनर्स को बांटते हैं उसमें से एक पैसा काट के हम एक फंड में रख देते हैं, उसको बोलते हैं रिजर्व फंड। क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज नॉट ए लीगल नेसेसिटी, ये लीगल नेसेसिटी नहीं है, ठीक है। क्रिएशन रिजर्व इज नॉट ए लीगल नेसेसिटी। एंड नंबर 4, रिजर्व्स आर क्रिएटेड फॉर मीटिंग एन अननोन लायबिलिटी लॉस इन द फ्यूचर एंड नॉट फॉर मीटिंग एनी नोन लायबिलिटी। जैसे प्रोविजन नॉन लायबिलिटी होता है, ये होता है अननोन लायबिलिटी, ये चीज ध्यान रखना है। प्रोविजन होता है नॉन लायबिलिटी, बट रिजर्व होता है अननोन लायबिलिटी लॉस इन द फ्यूचर। क्लियर? अब देखो उसके फीचर्स क्या। नंबर 1, टू स्ट्रेंथन द इंडिविजुअल पोजीशन, टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ दिलवाते हैं, पैसा आए तो थोड़ा स्ट्रेंथ मिल जाता है हमें, ये बाद में कोई ऐसे भी अनएक्सपेक्टेड कुछ आ गया तो हम उसको मिटा सकते हैं। नंबर 2, टू मीट अनफोर्सिन अनएक्सपेक्टेड लॉसेस इन फ्यूचर। कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस होगा तो अभी हम रिजर्व से मेकअप कर सकते हो। नंबर 3, टू प्रोवाइड फंड्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन। बिजनेस को एक्सपेंड करना है और मॉडर्नाइज करना है तो इनके लिए फंड चाहिए, तो फंड कहाँ से आएगा? रिजर्व से आएगा। नंबर 5, टू पे डिविडेंड इन द ईयर व्हेन प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट। अकाउंटिंग से कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, एक के बाद एक के बाद गोइंग कंसर्न कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो जिस साल में हमें प्रॉफिट कम होगा उस साल हम कहाँ से डिविडेंड देगा? अगर रिजर्व में कुछ पैसा है तो हम डिविडेंड उसको दे सकते हैं, क्योंकि रिजर्व में जो पैसा है वो तो मालिक का ही पैसा है,
तो हम उसको दे सकते हैं। अगर ऐसे प्रॉफिट नहीं हुआ तो तब भी हम दे सकते हैं रिजर्व से। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रिजर्व, रिजर्व कितना टाइप का होता है? एक होता है रेवेन्यू रिजर्व और एक होता है कैपिटल रिजर्व। ध्यान रखना, रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। अब रेवेन्यू रिजर्व हम किसको बोलेंगे? These reserves are created by company out of the profits which arise out of normal operating activities of business. बिजनेस को नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, जैसे रेंट पे करना है, वेजेस देना है, सैलरी देना है, कमीशन कहीं से आ गया है, तो इसको होता है रेगुलर, इसको होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये रेगुलर यूज होता है, ये ऑपरेशन करने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है। तो ये ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस एंड आर अवेलेबल फॉर डिविडेंड। डिविडेंड के लिए पैसा अवेलेबल है। इट इज वेरी यूजफुल टू इंक्रीज फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ बिजनेस। तो हम कुछ पैसा काट के रखते हैं। ये पैसा कहाँ से आते हैं? ऑपरेशनल एक्टिविटीज से। डिविडेंड के लिए पैसा रखने के बाद एवं खर्चा से निपटाने के बाद कोई प्रॉफिट है, उसमें से कुछ पैसा काट के हम रिजर्व फंड रखते हैं। इसको बोलते हैं ऑपरेशन एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। इट इज वेरी यूजफुल टू इंक्रीज फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ बिजनेस। बिजनेस का फाइनेंशियल साउंडनेस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी यूजफुल, देखो, वेरी यूजफुल टू इंक्रीज फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ बिजनेस। क्लियर? नेक्स्ट है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या है? These reserves are created out of capital profits. और कैपिटल प्रॉफिट है, उससे रिजर्व हम बढ़ाते हैं। कैपिटल प्रॉफिट्स आर जनरली नॉट अवेलेबल फॉर पेइंग डिविडेंड। डिविडेंड पे करने के लिए ये कैपिटल प्रॉफिट यूज नहीं होता है, नॉट जनरली अवेलेबल। तो कैपिटल रिजर्व क्या है? जो कैपिटल प्रॉफिट है उसमें से जो रिजर्व क्रिएट होता है वो उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। ये डिविडेंड के लिए जनरली अवेलेबल नहीं होता है। कैपिटल रिजर्व आर यूज टू मेक कैपिटल लॉसेस। कोई कैपिटल लॉस हो गया तो अभी ये कैपिटल रिजर्व से आप उसको मेकअप कर सकते हैं अदरवाइज नहीं। तो एक चीज समझ में आ गया कि जो रिजर्व है ना, ये रिजर्व को हम कहीं भी यूज नहीं कर सकते। हमें देखना पड़ेगा रिजर्व हम किस लिए क्रिएट किया, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स या कैपिटल प्रॉफिट्स। ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व क्या है? रेवेन्यू रिजर्व में एक रिजर्व हम रखते हैं जो नेट ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट से यूज होता है, उसको बोलते हैं जनरल रिजर्व। इट इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस। कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं, जनरल पर्पस के लिए हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट से रिजर्व क्रिएट किया जाता है। इट इज अवेलेबल टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का फाइनेंशियल स्ट्रेंथन और एक्सपेंशन के लिए ये यूज होता है। हर जगह यूज नहीं होगा, सिर्फ किसके लिए यूज होगा? ऑल्सो स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। इट इज नोन एज फ्री रिजर्व। इसको फ्री रिजर्व भी कह सकते हैं और कॉन्टिजेंसी रिजर्व, इसका और भी नाम है। कुछ कंपनी बोलते हैं फ्री रिजर्व, कुछ कंपनी बोलते हैं कॉन्टिजेंसी रिजर्व, हाई जनरल रिजर्व। और कौन से रिजर्व? स्पेसिफिक रिजर्व। ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखा जाता है और उसी पर्पस के लिए रिजर्व पैसा खर्च होगा, ये ध्यान रखना। दिस इज क्रिएटेड फॉर स्पेशल पर्पस एंड कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर दैट पर्पस। इट इज नोन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इट इज शोन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में शो होता है। ठीक है। स्पेसिफिक जैसे क्या? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। किसी एम्प्लॉय का डेथ हो गया, उसको पैसा देना है, गवर्नमेंट रूल से सपोज 5 लाख रुपए देना है, कहाँ से दोगे? तो अगर रिजर्व है इस स्पेसिफिक रिजर्व, उसको बोलते हैं कॉम्पेंसेटिव रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पेंसेटिव रिजर्व पैसा पड़ा हुआ है, तो उसी पैसा से हम कंपनी इसको दे देंगे, तो हमारा फ्यूचर रिस्क कम हो गया। नंबर 2, डिवेंचर रिजर्व। हमने कोई डिवेंचर रिजर्व, हम डिवेंचर इशू किया,
उसमें लॉस हो गया, तो इस हिसाब से हमने डिवेंचर खरीद सकते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सपोज हमने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, वो फ्लक्चुएट हो रहा है, हमारा एग्जिस्ट में जा रहा है, तो उनके लिए भी हमें रिजर्व क्रिएट कर रखा है, वो इसी पर्पज के लिए यूज होगा। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड सपोज कम ज्यादा हो रहा है, इक्वल करने के लिए, इक्वलाइजेशन के लिए रिजर्व फंड क्रिएट करते हैं, वो भी इस फंड से यूज होता है। तो आपने देखा कि रिजर्व का दो कैटेगरी है, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व का भी फिर दो कैटेगरी है, जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व तो ऐसा आम रिजर्व है, कहीं भी उसको यूज कर सकते हो, ठीक है, उसको फ्री रिजर्व भी बोलते हैं, क्वांटिटी रिजर्व भी बोलते हैं। और स्पेसिफिक रिजर्व होता है जो सब स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाए, वो हर काम के लिए यूज नहीं कर सकते, उसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिजर्व क्रिएट किया है और यूज कर सकते हैं। उसको बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, डिवेंचर रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। इसके बाद कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व क्या है? जो कंपनी स्टार्ट होते हैं ना, उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है, उस टाइम अगर कोई प्रॉफिट हुआ, उसमें से पैसा कट रखा तो वो हो जाता है कैपिटल रिजर्व। ये कैपिटल रिजर्व हर जगह यूज नहीं होता है, सिर्फ डिविडेंड देने के लिए भी यूज नहीं होगा, कैपिटल लॉस होगा तभी ये यूज हो सकता है, ये ध्यान रखना। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, हमने शेयर डिवेंचर इशू किया कंपनी के लिए एज ए प्रीमियम, ज्यादा पैसा देगा, तो पैसा कहाँ से आएगा ज्यादा पैसा? वो कैपिटल रिजर्व से आएगा। प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर को रिडीम करना है, सपोज डिवेंचर दिए 5 साल के, 5 साल बाद डिवेंचर होल्डर्स को डिवेंचर का पैसा वापस करना है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? ये कैपिटल रिजर्व से। प्रॉफिट ऑन ऑन फॉरफीचर रीइश्यू ऑफ शेयर्स, जिससे शेयर्स फॉरफिट हो जाता है, ये सब तुम पढ़ोगे आगे जाके, क्लास 12 में जाके पढ़ोगे फॉरफीचर क्या होता है। शेयर जब फॉरफिट हो जाता है उसको दोबारा रीयूज होता है, तो दोबारा रीयूज में थोड़ा ज्यादा पैसा मैंने रीयूज किया तो प्रॉफिट हो जाता है, वो प्रॉफिट भी कैपिटल रिजर्व कहा जाता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी बिल्डिंग में से सेल किया, जो फिक्स्ड एसेट सेल किया, तो सेल करने के बाद जो पैसा आएगा वो उसका अगर रिजर्व फॉर्म ले जाएगा तो कैपिटल रिजर्व ले जाएगा। कैपिटल रिडेम्पशन ऑफ रिजर्व, कैपिटल को रिडीम करना है, मालिक को पैसा वापस देना है, तो जिस रिजर्व देना है वो कैपिटल रिजर्व से, हर एक रिजर्व में नहीं दे सकते, कैपिटल रिजर्व से दे सकते हैं। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड लायबिलिटीज, जैसे क्लास 12 में आप पार्टनरशिप पढ़ोगे, क्योंकि पार्टनर एडमिट हो गया या चला गया या मर गया, कुछ भी हो गया, तो उसके लिए एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो है ना कंपनी का, वो रिवैल्यूड होता है। अगर उसमें कुछ प्रॉफिट आ गया तो भी उसको भी कैपिटल रिजर्व कहते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग, तो पहले बोला इस टाइप का कुछ होगा तो भी कैपिटल रिजर्व ही होगा। तो रिजर्व क्या होता है, कहाँ कहाँ जाते हैं, ये सब आपने सीख लिया। तो हमारा चैप्टर था डिप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व। डिप्रिसिएशन मैंने पहले करा दिया, रिजर्व एंड प्रोविजन एंड रिजर्व आज समझा दिया। प्रोविजन रिजर्व से कोई सामने नहीं आएगा, लेकिन थ्योरी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन और रिजर्व में आसमान जमीन फर्क है, ये देख लेना। प्रोविजन किसे कहते हैं, रिजर्व किसे कहते हैं, थ्योरी का क्वेश्चन आपको आ ही सकते हैं, बहुत ही चांस है आ जाएगा, है। तो ये थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, मेन पढ़ा दिया। तो इससे अगला क्लास आपको जो होगा, जो हमने अभी जिक्र किया ना, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस का जो लास्ट पार्ट है ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, उसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद कैसे प्रॉफिट अकाउंट और लॉस अकाउंट बनाते हैं, फिर उसके बाद पोजिशन बैलेंस शीट बोलते हैं, पोजिशन ऑफ कंपनी वो बनाते हैं, वो सब कैसे करते हैं वो हम आपको अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो आज हम यही खत्म करते हैं, तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद, सब्सक्राइब जरूर कर देना, थैंक यू।